ठीक है, वॉल्टर सुटोन एंड थियोडर बोवेरी। थियोडोर बोवेरी, इन दोनों ने मिलके एक्सपेरिमेंट्स किए और उस एक्सपेरिमेंट का नतीजा ये था कि इन्होंने सबसे पहली बार ये पता लगाया कि जितनी भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है वो क्रोमोसोम्स में होती है और वही इनहेरिट होती है। इनहेरिट का मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होती है, और इस थ्योरी को बोला गया क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो ये बात आप याद रखेंगे। यहां तक कोई दिक्कत? किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है किसी को? एनीवन? नहीं, माइक आप लोगों ने ऑफ कर दिया शायद अपने। आवाज आ रही है मेरी? क्लियर है? ये चैट्स में लिख के भेजिए, एक मिनट। सर आ रही है। ठीक है, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना किसी को? नो सर। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट जेनेटिक्स का टॉपिक है जिसमें सारे बच्चे कंफ्यूज्ड होते हैं। वो क्या होता है? देखिए, एलएल किसको बोलते हैं? एलएल आपने बहुत नाम सुना होगा। एलएल, ALLELE, आपने ये नाम बहुत ज्यादा सुना होगा, एलएल। एलएल आपको पता भी होगा, लेकिन मैं चलिए आपका रिवीजन करा देता हूं। देखिए, आप मार्केट गए, आपने बाजार से एक मोबाइल फोन खरीदा। ऑलराइट, मोबाइल खरीदा आपने, मान लीजिए सैमसंग का। सैमसंग का, अब सैमसंग के फोन कितने टाइप के आते हैं? बहुत तरीके के आते हैं। तो ये उसकी वैरायटी है भाई। कोई टच स्क्रीन होगा, कोई विदाउट टच स्क्रीन होगा, कोई साइज में बड़ा होगा, कोई छोटा होगा, किसी में कुछ फीचर्स होंगे, कोई एंड्रॉयड होगा, कोई नहीं होगा। तो ये सारी की सारी मोबाइल की वैरायटी है। खास बात क्या है, ये सबके सब हैं क्या? मोबाइल। इनका काम क्या है? कम्युनिकेशन। सारे के सारे जितने भी फोन की जितनी भी वैरायटी होगी, अंत में जाके आप देखेंगे वो क्या होगी? मोबाइल ही होगा। उसी तरीके से कोई भी एक कैरेक्टर होता है, कोई भी एक कैरेक्टर होता है, उसकी कई वैरायटीज अवेलेबल होती हैं। जैसे हाइट एक कैरेक्टर है। हाइट क्या है? एक कैरेक्टर है। अब हाइट की कई वैरायटी होती है। कोई लॉन्ग होते हैं, कोई छोटे होते हैं, शॉर्ट, ठीक है, कोई मिडजेट होते हैं, बीच के, और कोई कैसे ही होते हैं, अलग अलग साइज के। तो ये सारी वैरायटी है। ठीक इसी तरीके से जिस तरीके से मोबाइल की वैरायटी होती है। तो ये जो कैरेक्टर है, कैरेक्टर, ये आपका हाइट होगा कैरेक्टर। इसको आप तुलना करिए मोबाइल से। और ये जो वैरायटी होती है, वो वैरायटी ये है। बायोलॉजी में वैरायटी को वैरायटी ना बोल के एलएल बोल दिया जाता है। एलएल, एलएल वैसे स्पेसिफिक जीन को बोला जाता है। अब वो क्या होता है वो समझा देता हूं आपको। ठीक है, देखिए, हमारे पास एक आदमी है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। ऑलराइट, इसका एक क्रोमोसोम ले लेते हैं। देखिए, ह्यूमंस में टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं। 23 उसको उसके फादर से मिलते हैं और 23 उसको कहां से मिलते हैं? उसकी मदर से। ठीक है, अब हम मान लीजिए 7th नंबर का जो क्रोमोसोम है वो इस तरीके का दिखता है, और 7th नंबर के क्रोमोसोम के इस हिस्से में एक जीन प्रेजेंट है, जिसको हम जीन एच बोल देते हैं। जीन, दैट इज जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइट। तो ये इंसान हो, चाहे ये इंसान हो, चाहे ये इंसान हो, चाहे ये इंसान हो, सब में 7th नंबर के क्रोमोसोम में यहां पर वो हाइट की जीन प्रेजेंट होगी। लेकिन वो जीन की वैरायटी अलग होगी। मान लीजिए इसमें वो वैरायटी थी HA, इसमें वैरायटी थी HB, इसमें वैरायटी थी HC,
इसमें वैरायटी थी HD। तो हाइट तो होगी इसकी, लेकिन A के अकॉर्डिंग होगी, इसकी B, इसकी C, ऐसे ही इसकी D, अलग अलग हाइट होगी। जीन सब में एक ही है, लेकिन उनकी वैरायटी अलग है, इसीलिए ये जो अलग अलग वैरायटी होती है जीन्स की, इनको बोल दिया जाता है एलएल। तो याद रखिएगा, अब से हम क्रोमोसोम में जब भी बात करेंगे तो बात करेंगे इस तरीके से कि कौन सा एलएल है। भाई रेड कलर का एलएल है, ब्लैक कलर का एलएल है, येलो कलर का एलएल है, जीन का कौन सी वैरायटी है। तो इस तरीके से जेनेटिक्स में बात की जाती है। तो यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। जैसे ही कोई प्रॉब्लम लगेगी आप तुरंत माइक में पूछ लीजिएगा। अगर आप यस एक चीज अगर आप कोई मिस कर देंगे तो वो आपको एग्जाम में बहुत भारी पड़ेगी, ये बात याद रखिएगा। एग्जाम जी में सर। थोड़ा सा ना डर लगता है आदमी नॉलेज से नहीं मरता है, आदमी मरता है डर से। फेल जो होता है डर से, नर्वस हो जाता है। नॉलेज तो लगभग लगभग सब एक सी लेके आते हैं पेपर में, ठीक। ये मेरा मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसलिए आप लोग निडर होइए थोड़ा। अब देखिए एक नई चीज और सिखा देता हूं आपको। क्रोमोसोम ऐसा दिखता है, आपको पता ही होगा, सबको पता होगा। क्रोमोसोम को बनाने का एक तरीका होता है कि उसका ये जो सेंट्रोमियर वाला पार्ट होता है, इससे ऊपर की तरफ हम एक छोटा पार्ट बनाते हैं, और सेंट्रोमियर से नीचे की तरफ हमेशा बड़ा पार्ट बनाते हैं क्रोमोसोम का। अगर क्रोमोसोम का साइज दोनों आर्म का एक सा है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन जनरली क्रोमोसोम की एक आर्म छोटी होती है और एक आर्म बड़ी होती है। तो ऊपर को हमेशा छोटी आर्म बनाते हैं और नीचे जो बनाते हैं वो बड़ी आर्म बनाते हैं। याद रखिएगा, ये जो ऊपर वाली आर्म होती है इसको बोलते हैं पी आर्म। क्या बोलते हैं? पी आर्म। और नीचे वाली को बोलते हैं क्यू आर्म। अब क्यों इनको पी आर्म और क्यू आर्म बोला जाता है? देखिए, पी का मतलब होता है पिटीट, इसको पिटीश भी बोलते हैं बहुत सी इंग्लिश में बहुत से लोग, और पिटीट कुछ भी बोलिए आप। पी का मतलब होता है पिटीट, इसका मतलब ये होता है, या पिटाइट कुछ भी बोल दीजिए, इसका मतलब होता है जो नजदीक है, जो नेबर में है, जो हमारे नजदीक है। याद रखिएगा, नजदीक। तो छोटा होने की वजह से सेंट्रोमियर, इसका जो एंड पॉइंट होता है वो सेंट्रोमियर के ज्यादा नजदीक होता है। इसी वजह से इस आर्म को क्रोमोसोम की पी आर्म बोल दिया जाता है। इसको क्यू बोलने का मकसद ये है क्योंकि इंग्लिश के लेटर्स में पी के बाद क्यू आता है, इसलिए इसका नाम क्यू रख दिया, और इसकी कोई खास वजह नहीं है। तो इसमें तो कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं है ना? आ गया समझ में? पी आर्म एंड क्यू आर्म, जैसा कि हमने पिछले एग्जाम्पल में आपको बताया था। देखिए कि 7th नंबर का जो क्रोमोसोम है उसमें यहां पर हाइट के लिए जीन प्रेजेंट थी, तो हम इसको कैसे बोलेंगे कि 7th नंबर के क्रोमोसोम की क्यू आर्म में हाइट का एलएल प्रेजेंट है, हाइट का एलएल प्रेजेंट है। इस तरीके से हम बताएंगे। तो ये इंफॉर्मेशन आपको आनी चाहिए, ये इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, बीइंग अ बायोलॉजी स्टूडेंट। ठीक हो गया। आप लोगों में से कोई ग्रेजुएशन भी कर रहा है या सभी पीजी वाले हैं? ठीक है। अब थोड़ा सा हम फिर से इतिहास की तरफ दौड़ते हैं। 1944 की बात है। 1944 में आवेरी, याद रखिएगा, मैं सारे एक्सपेरिमेंट्स आपको सब बताऊंगा, अभी तो खाली एक इंट्रोडक्शन आज क्लास है तो यहीं से शुरुआत कर देते हैं। आवेरी, मैक्लियोड एंड मैकार्टी, ये 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये पता लगाया था कि डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। ये बात याद रखिएगा। इससे पहले क्या मानती थी दुनिया? कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल होता है, सारी इंफॉर्मेशन प्रोटीन में होती है। लेकिन इस बात को रॉन्ग साबित किया, चूहों पे एक्सपेरिमेंट किए थे। वो एक्सपेरिमेंट क्या थे वो मैं आपको बताऊंगा, वायरस से लेकर बैक्टीरिया से लेकर A to Z सारे एक्सपेरिमेंट्स आपको बताऊंगा। तो लेकिन ये 3 साइंटिस्ट का आप नाम याद रखिएगा, आवेरी, मैक्लियोड एंड मैकार्टी। इन्होंने 1944 में सबसे पहले डीएनए को जेनेटिक इंफॉर्मेशन का सेंटर बताया था। ठीक हो गया।
उसके बाद 1900, अगर हम 53 की बात करें तो वॉटसन एंड क्रिक, आपने नाम ही सुना होगा, वॉटसन एंड क्रिक, इन्होंने डीएनए का स्ट्रक्चर दुनिया के सामने रखा, डीएनए स्ट्रक्चर दुनिया को बताया और नोबेल प्राइज जीता। तो ये बहुत बड़ी खोज मानी जाती है आज की डेट में भी। दुनिया की सबसे बड़ी खोजों में से एक ये खोज इसको भी माना जाता है कि डीएनए का जिसने स्ट्रक्चर बताया। आप लोगों को डीएनए के इसकी स्टोरी जाननी है कि खोज कैसे हुई थी, या आगे बढ़े? मुझे जल्दी से बता दो। ठीक है, देखिए फिर अब एक साइंटिस्ट थी जिनका नाम था रोजालिंड फ्रैंकलिन। रोजालिंड फ्रैंकलिन, ठीक है। ये एक्स रे क्रिस्टलोग्राफी इस पर एक्सपेरिमेंट कर रही थी। इस एक्सपेरिमेंट में होता क्या है, जो मॉलिक्यूल होते हैं छोटे छोटे, उन पे एक्सरे मारी जाती है और एक्सरे इन मॉलिक्यूल से डिफ्लेक्ट होके अलग अलग कोनों में छटकती है और स्क्रीन पे वहां पर अलग अलग जगह डॉट्स बनते हैं। तो इन डॉट्स को पढ़ के, इनकी स्टडी करके, इन सारे डॉट्स की, इनको सेंटिलेशन बोला जाता है, इन डॉट्स को, इनकी स्टडी करके इस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर निकाला जाता है। तो रोजालिंड फ्रैंकलिन ने डीएनए के साथ ये एक्सपेरिमेंट किया हुआ था, बस वो कहाँ अटक गई थी, वो स्ट्रक्चर नहीं पता कर पा रही थी। तो एक रात रोजालिंड फ्रैंकलिन और ये वॉटसन एंड क्रिक सब मिले कहीं पब में, और वहाँ उन्होंने इनके साथ ये डिस्कस किया। इन रोजालिंड फ्रैंकलिन की इस बात को वॉटसन एंड क्रिक ने, ऐसा माना जाता है कि चुरा लिया, और इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे 3-4 दिन के अंदर उन्होंने डीएनए का स्ट्रक्चर दुनिया के सामने रख दिया। तो असली श्रेय जो था वो रोजालिंड फ्रैंकलिन को भी जाना चाहिए। तो ये बायोलॉजी की या जेनेटिक्स की एक बहुत बड़ी चोरी भी मानी जाती है, ग्रेटेस्ट थेफ्ट बोलते हैं इसको। तो ये आप लोग को बीइंग अ बायोलॉजी स्टूडेंट पता होना चाहिए कि किस तरीके का था। अब हमने भी देखिए कहीं बहुत स्पष्ट शब्दों में तो कहीं किसी के मुंह से सुना नहीं है, ना कहीं ऐसा पढ़ा है। हालांकि एक जगह मैंने ये सब पढ़ा था तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब देखिए, अब जेनेटिक्स के अंदर शुरुआत होती है हमारी सिकल सेल एनीमिया से। क्या होता है ये थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। सिकल सेल एनीमिया, इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो सिकल सेल एनीमिया आपको पता होना चाहिए। होता क्या है, देखिए हमारे ब्लड होता है, ब्लड में हमारे आरबीसी होते हैं, आरबीसी, जिनको आप रेड ब्लड कॉर्पसल्स बोलते हैं। आरबीसी का शेप इस तरीके का होता है, बिल्कुल गोल, और बीच में हल्का सा यहाँ पर एक गड्ढा जैसा होता है। आर पार नहीं दिखता इस छेद से, लेकिन यहाँ पर पतला होता है और यहाँ पर पेरिफेरल में इनमें उभार होता है। सिकल सेल एनीमिया में यही आरबीसी का जो शेप होता है वो इस तरीके का हो जाता है, दराती का जैसा, सिक्कल का जैसा। सिक्कल मतलब दराती। अब इस शेप में होने की वजह से इसकी ऑक्सीजन O2 कैरिंग कैपेसिटी खत्म हो जाती है, बिल्कुल ना के बराबर। जब ब्लड ऑक्सीजन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में कैरी नहीं कर पाएगा तो फिर इंसान जो होगा वो हमेशा उसकी सांस फूले रहेगी, उसके शरीर को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, एक तरीके का एनीमिया हो जाएगा। तो इस बीमारी को सिकल सेल एनीमिया बोलते हैं। हम जेनेटिक्स के अंदर इसको क्यों पढ़ रहे हैं वो भी बता देता हूं। देखिए होता क्या है, हमारा क्रोमोसोम नंबर 11, याद रखिएगा, क्रोमोसोम नंबर 11, क्रोमोसोम नंबर 11 में एक जीन पाई जाती है हीमोग्लोबिन की। देखिए हमारी हीमोग्लोबिन, हमारे आरबीसी में एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है, एक मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है जो ऑक्सीजन को कैरी करता है, उस मॉलिक्यूल को बोला जाता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का अगर आप स्ट्रक्चर देखें
तो उसमें दो चेन होती हैं, एक अल्फा चेन होती है प्रोटीन की और एक बीटा चेन होती है। अल्फा चेन अलग जीन बनाती है और बीटा चेन अलग जीन बनाती है, दोनों प्रोटीन है। तो जब डिफेक्ट बीटा जीन में होता है तो तब सिकल सेल एनीमिया होता है। कैसे? हीमो क्रोमोसोम नंबर 11 में जो जीन प्रेजेंट होती है, जो रिस्पॉन्सिबल होती है इस बीटा चेन को बनाने के लिए, उसमें क्या होता है देखिए, जनरली जो सिक्स्थ कोडॉन होता है, सिक्स्थ कोडॉन, कोडॉन क्या होते हैं? कोडॉन क्या होते हैं? ट्रिपलेट्स, जैसे ए टी जी जी सी सी, ये ट्रिपलेट जो होते हैं इस तरीके के कोडॉन होते हैं। तो जो सिक्स्थ नंबर का कोडॉन होता है, ओरिजिनल जो नॉर्मल लोग होते हैं उनमें वो जी ए जी होता है, ये नॉर्मल है, याद रखिएगा। नॉर्मल लोगों में जीएजी कोडॉन क्या करता है, कौन सा अमीनो एसिड बनाता है? ग्लूटामिक एसिड। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा। ग्लूटामिक एसिड 20 अमीनो एसिड होते हैं, उनमें से ग्लूटामिक एसिड एक अमीनो एसिड है। और ये ग्लूटामिक एसिड को कौन कोड करता है? जीएजी नाम का कोडॉन, जो सिक्स्थ नंबर पे होता है, सिक्स्थ पोजीशन पे नॉर्मल लोगों में। सिकल सेल एनीमिया जिनको होता है, सिकल सेल एनीमिया, उनमें क्या होता है, इसमें बदलाव आ जाता है, म्यूटेशन आ जाता है। अब ये जीएजी ना रह के जी यू जी बन जाता है, और ये एनीमिया जिनको होता है सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, उनमें जी यू जी होता है। सिकल सेल एनीमिया वालों में ग्लूटामिक एसिड की जगह बीटा चेन में वेलाइन नाम का अमीनो एसिड बनने लग जाता है। वेलाइन नाम का अमीनो एसिड जैसे ही बनता है तो बीटा जो चेन होती है, बीटा चेन प्रोटीन की, वो मुड़ने लग जाती है, और मुड़ने की वजह से वो आरबीसी को शेप दे देती है इस तरीके का। ऐसे लोग जो होते हैं, इनमें इनको एक फायदा भी होता है कि इनको मलेरिया नहीं होता, क्योंकि देखिए मलेरिया का जो पैरासाइट होता है वो ऐसे ब्लड में पाया जाता है ज्यादा जहां ऑक्सीजन ज्यादा हो। तो सिकल सेल एनीमिया कहीं बुरा कर रहा है तो कहीं एक कोने में अच्छा भी कर रहा है। एक इंफॉर्मेशन, एक नॉलेज आपको और होनी चाहिए कि ये जो बीटा चेन थी, बीटा चेन, इसमें टोटल 146 अमीनो एसिड्स होते हैं। एक अमीनो एसिड, दो अमीनो एसिड, तीन अमीनो एसिड, चार अमीनो एसिड, 5, 6, 7, 8, सो ऑन, कहाँ तक? 146 तक। तो पहला नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा नहीं, चौथा नहीं, पांचवा नहीं, छठा, ये वाला सिक्स्थ अमीनो एसिड जो होता है उसमें बदलाव के कारण कोई भी नॉर्मल इंसान जो होता है वो सिकल सेल एनीमिया में कन्वर्ट हो सकता है। अब सवाल यह है कि जैसे मैं नॉर्मल पैदा हुआ हूं, क्या मुझे भी सिकल सेल एनीमिया हो सकता है? तो इसका जवाब है नहीं। मेरे बच्चों को हो सकता है, जेनेटिकली ट्रांसफर जब होगी इंफॉर्मेशन, तो वहां पर अगर कुछ गड़बड़ हो गई, म्यूटेशन हो गया, तो मेरे बच्चों में सिकल सेल एनीमिया आ सकता है, लेकिन मुझे अपने जीवन में कभी सिकल सेल एनीमिया नहीं होगा। ये बात आपने याद रखनी है। तो इससे एक या दो क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप में से बहुत से लोग नेट की तैयारी कर रहे होंगे, जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप इससे नेट भी क्वालिफाई करेंगे, आपको इस लेवल की बायोलॉजी में पढ़ा दूंगा। तो आप ध्यान रखिएगा, ये पेज आपकी जिंदगी बदल देगा, इससे 2-3 क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो इसमें अगर कोई दिक्कत है किसी को, मुझसे आप पूछ सकते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, जल्दी जल्दी, कम ऑन, माइक ऑन करिए और पूछिए एक एक करके। पूछना जरूरी है, इंटरेक्शन जरूरी है, एक एक करके पूछिए, चलिए। हाँ, यस, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? मैं पूछता हूँ, चलिए। प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, बट सर प्रॉपर तरीके से नोट नहीं कर पा रहे हैं जल्दी हो जा रहा है वो। ये सर नोट नहीं हो पा रहा प्रॉपर तरीके से। तो थोड़ा धीरे करूँ स्पीड? यस सर, थोड़ा सा। ठीक है, थोड़ा इसको धीरे चलेंगे। एक्चुअली 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 जो मुझे लाए हैं ना नागेंद्र सर, उन्होंने बोला कि हम ऑलरेडी बहुत लेट हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट पढ़ा रहा था। तो एक काम करते हैं, इसको आराम आराम से पढ़ते हैं, फिर से बता देता हूँ इस पेज को, फिर से ध्यान रखिएगा, ठीक है? अब
थोड़ा मिटाएंगे नहीं। फिर से बता देता हूँ, कोई एक मिनट रुकिए। ठीक है, देखिए हमने सिकल सेल एनीमिया पढ़ा। सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया क्या होता है, थोड़ा उसके बारे में जानकारी देता हूं आपको। ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, याद रखिएगा। एक कौन सा डिसऑर्डर है? जेनेटिक डिसऑर्डर। इसीलिए हम इसको जेनेटिक्स में पढ़ रहे हैं। होता क्या है, देखिए हमारे ब्लड में सेल्स प्रेजेंट होते हैं अलग अलग तरीके के। WBC भी प्रेजेंट होते हैं और RBC भी प्रेजेंट होते हैं। WBC को व्हाइट ब्लड सेल्स बोला जाता है और RBC को रेड ब्लड कॉर्पसल्स बोला जाता है। रेड ब्लड सेल्स नहीं बोला जाता, याद रखिएगा। अगर आप लोग बायोलॉजी के टीचर बनना चाहते हैं तो आपको छोटी छोटी बातों पे ध्यान देना पड़ेगा। RBC का नाम होता है रेड ब्लड कॉर्पसल्स, कॉर्पसल्स, याद रखिएगा। इसको सेल्स नहीं पढ़ेंगे कभी भी, ये बात आप याद रखिएगा। तो रेड ब्लड कॉर्पसल्स जो होते हैं, इसके अंदर एक मॉलिक्यूल पाया जाता है। हेलो, हाँ जी सर, तो इसको सेल्स क्यों नहीं बोला जाता है? सेल्स इसलिए नहीं बोला जाता क्योंकि सेल्स की प्रॉपर्टी जो है ना, ये फुलफिल नहीं करता, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता, ये डिवाइड नहीं करता। इस वजह जी से सर। इसको हमने सेल्स से बाहर रख रखा है, सेल्स की कैटेगरी से। सेल जब आप डिफाइन करेंगे, कोई भी सेल आप डिफाइन करते हैं तो क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। और राइट। लाइफ की सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी क्या है? ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। तो ना तो ये ग्रोथ शो करते हैं ना रिप्रोडक्शन शो करते हैं, तो इसीलिए इनको सेल्स नहीं माना गया है। ये एक थैले की तरह होते हैं जो अपना साइज चेंज कर सकते हैं, मतलब शेप चेंज कर सकते हैं। जनरली आप एक एल्पेनलीबे टॉफी आती है ना, आपने खाई है? जी जी उसी की तरह दिखते हैं, जिसमें बीच में हल्का सा एक गहरा धसाव नहीं होता, एक गड्ढा जैसा, जी उस सर। तरीके से दिखते हैं। अरे घर में बड़े तो बनाते होगे, दही बड़े बड़े बीच में छेद वाले और जी डोनट्स, जी वैसा ही दिखता है ये। ठीक, यहाँ अब तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। जी सर। अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछो, क्वेश्चन पूछोगे तो बायोलॉजिस्ट बहुत अच्छे लेवल के बनोगे, बहुत बढ़िया लेवल के। ठीक, और बिल्कुल मत जी शर्माना। छोटे से छोटा क्वेश्चन जो बचपन से क्लियर नहीं हुआ है वो आप मुझसे यहाँ पर पूछेंगे, मैं इसीलिए बैठा हूँ यहाँ। ठीक है, और सर, अगर आप मुझे भी ऐसे ऐसे ही पढ़ना चाहिए मुझे भी। सर मुझे भी ऐसे ही पढ़ना था, इसलिए कह रही हूँ। हाँ ऐसे ही पढ़ो, छोटे से छोटा क्वेश्चन, चाहे कितना ही आपको वो कर रहा हो कि पूछूं नहीं पूछूं, शर्म के मारे नहीं पूछो कि पता नहीं कोई मजाक उड़ा देगा, तो उस समय आप अपना ही नुकसान करेंगे। ठीक, तो आप छोटे से छोटा, बिल्कुल जो आप कुछ भी पूछिए, छोटे से छोटा क्वेश्चन पूछिए, मैं यहाँ बताऊंगा, अच्छे से बताऊंगा। जैसे RBC वाला क्लियर हो गया होगा? जी सर। ठीक है, यस सर। आगे पढ़े। यस सर। देखिए हम लोग के पास, एक्चुअली मैं बताता हूँ, हम लोग के पास काफ़ी टाइम है तैयारी करने के लिए। आप एग्ज़ाम पास तो कर ही लेंगे, मुझे उसमें कोई वो नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम पास करने का दैट डजेंट मीन कि आप बहुत अच्छे टीचर भी बन पाएंगे। आपको नॉलेज नहीं होगी, आपको आपके 12th क्लास 11th क्लास पढ़ाएंगे, कोई वहाँ एक होशियार बच्चा आएगा, वो आपको बेइज्जत करके चला जाएगा, जी आपको सर। जी नौकरी सर। करनी मुश्किल हो जाएगी। ये मेरे साथ हो चुका है जब मैं पहली पहली बार पढ़ाने गया था। आपने आकाश इंस्टीट्यूट का नाम सुना है? जी सर, सुना है सर, हाँ। सुना है, जो मेडिकल की तैयारी कराता है। जी जी। हाँ, तो मैं वहाँ पढ़ाता था बहुत पहले, आज से 10 साल पहले, 12 साल पहले। तो मेरा पहले ही बार अच्छा। में वहाँ सिलेक्शन हो गया था। तो जी सर। जब मैं पहली बार क्लास में घुसा तो वहाँ इतने ब्रिलियंट बच्चे आते हैं। देखिए 720 नंबर का नीट का पेपर आता है, 720 टोटल नंबर होते हैं नीट के, उसमें जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स 4 सब्जेक्ट आते हैं। ठीक, टोटल होता है जी 720। वहाँ इस लेवल के बच्चे आते हैं जो 720 में से 700 715 लेके आते हैं। तो उन बच्चों का स्टैंडर्ड, वो स्कूल से ही तो निकल के आए हैं। जी सर। अगर आप एक अच्छे टीचर नहीं बन पाए, एक अच्छी नॉलेज वाले ना, बेसिक नॉलेज वाले, तो आपका स्कूल में आपका नौकरी करना मुश्किल हो जाएगा। आजकल तो सरकार क्या करती है, तुरंत इस्तीफा मांग लेती है, रिटायरमेंट यस करवा सर। देती है। तो इसलिए आप बहुत अच्छे टीचर बनिए,
और मैं आपको बहुत बारीकी से एक एक बायोलॉजी बिल्कुल उधेड़ के बताऊंगा, समझाऊंगा, ठीक है। तो देखिए Yes, sir. सिकल सेल एनीमिया हम पढ़ रहे थे। सिकल सेल एनीमिया में जैसा कि मैंने आपको बताया कि ब्लड जो होता है उसमें आरबीसी होते हैं। आरबीसी के अंदर एक मॉलिक्यूल पाया जाता है जिसका नाम होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के दो पार्ट होते हैं, ठीक है, एक प्रोटीन पार्ट होता है और एक आयरन पार्ट होता है। आयरन पार्ट जो होता है उसकी वजह से ब्लड का रंग लाल होता है, ठीक है, और प्रोटीन जो पार्ट होता है वो आयरन को अपने में समाये रखता है। तो जो प्रोटीन पार्ट है वो प्रोटीन पार्ट दो हिस्सों में बटा होता है। पहला हिस्सा होता है अल्फा चेन और दूसरा हिस्सा होता है बीटा चेन। तो हीमोग्लोबिन का अगर आप मॉलिक्यूल देखें, स्ट्रक्चर देखें, तो हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर ऐसा दिखता है। देखिए यहां बना रहा हूं साइड में, 1 2 3 4, इसमें 2 अल्फा चेन होंगी और 2 बीटा चेन होंगी। ये बात याद रखिएगा, अल्फा बीटा, और यहाँ बीच में आयरन मान के चलिए। इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। तो जब ये बीटा वाले प्रोटीन में कुछ बदलाव आ जाता है तो सिकल सेल एनीमिया हो जाता है। यहां तक नोट कर लिया? ये पार्ट नोट कर लिया? यस सर, ठीक यस है। सर। अब वो बदलाव क्या आता है उसके बारे में जानते हैं। देखिए बीटा चेन होती है। अब बीटा चेन क्या होती है ये देखिए। देखिए कोई भी प्रोटीन होता है, आपको इतना तो बायोलॉजी के स्टूडेंट होने के नाते पता होगा कि कोई भी प्रोटीन होता है वो किससे बना होता है? अमीनो Amin. एसिड्स। टोटल कितने अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं? टोटल कितने अमीनो एसिड्स होते हैं? देखिए टोटल अमीनो एसिड्स तो 300-400 हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन हमारे शरीर के अंदर, हमारे एक एक सेल के अंदर जो प्रोटीन बनाने का काम करते हैं वो अमीनो एसिड्स गिनती के 20 होते हैं, ठीक। आपको इनका नाम याद होना चाहिए। मैं आपको इनका नाम 10-15 मिनट के अंदर याद करवा दूंगा। एक ट्रिक होती है जब इसको पढ़ाने का टाइम आएगा, ठीक है। तो आप ये याद रखिएगा कि कितने अमीनो एसिड्स होते हैं? 20। कोई ऐसा अमीनो एसिड होगा, कोई ऐसा होगा, कोई ऐसा होगा, कोई ऐसा होगा। तो अलग अलग शेप, अलग अलग मॉलिक्यूल इनका होता है, अलग अलग टाइप के अमीनो एसिड होते हैं। टोटल 20 अलग अलग टाइप के अमीनो एसिड्स होते हैं। इन 20 अमीनो एसिड्स का अलग अलग कॉम्बिनेशन ही प्रोटीन बनाता है। किसी में ये कॉम्बिनेशन होगा, किसी में हो सकता है ये इस तरीके से जुड़ जाए, किसी में हो सकता है ये इस तरीके से जुड़ जाए। तो अलग अलग तरीके से जुड़ते हैं और अलग अलग टाइप के प्रोटीन बनाते हैं। तो जो हमारा ये बीटा प्रोटीन होता है, ये वाला बीटा वाला, ये बीटा वाला, ये बीटा वाला जो प्रोटीन होता है इसमें टोटल 146 अमीनो एसिड पाए जाते हैं। मतलब 1 2 3 4 5 6 ऐसे 146 अमीनो एसिड की अगर आप चेन बनाएंगे तो बीटा स्ट्रक्चर बनेगा। अब 6th पोजीशन का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और 6th, ये 6th अमीनो एसिड जो है, छठा वाला, नॉर्मल लोगों में ये होता है ग्लूटामिक एसिड। क्या होता है? ग्लूटामिक एसिड नाम का अमीनो एसिड 6th नंबर पे। कौन सी चेन में? बीटा चेन में, ठीक है। और जो सिकल सेल एनीमिया वाले होते हैं, सिकल सेल एनीमिया जिनमें होता है, इनमें ये 6th नंबर का, कौन से नंबर का? 6th नंबर का जो अमीनो एसिड होता है वो वेलाइन होता है। तो आपने ये बात याद रखनी है। दूसरी बात जो आपने याद रखनी है वो ये कि बीटा चेन कौन से क्रोमोसोम नंबर में पाई जाती है? तो वो क्रोमोसोम नंबर होता है 11। 11वें नंबर के क्रोमोसोम बीटा चेन बनाते हैं। और बीटा चेन में 6th नंबर के अमीनो एसिड में जब बदलाव आता है, ग्लूटामिक एसिड से वेलाइन जब चेंज हो जाता है तो सिकल सेल एनीमिया हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन जो इसमें बनेगा वो ये बनेगा कि ग्लूटामिक एसिड कौन सा कोडॉन बनाता है। देखिए अब कोडॉन तो बहुत नया हो जाएगा आपके लिए अभी समझना, क्योंकि ये बहुत बात का चैप्टर है। इतना याद रखिए कि GAG नाम का जो कोडॉन होता है वो ग्लूटामिक एसिड बनाता है 6th नंबर पे। और जब इस GAG में बदलाव आता है, म्यूटेशन, जेनेटिक्स में एक बात याद रखिएगा, बदलाव को म्यूटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
म्यूटेशन, अब से मैं म्यूटेशन बोलूंगा, ठीक है। बायोलॉजी के अंदर अब से हम म्यूटेशन ही बोलेंगे। अगर आप बायोलॉजी अच्छा लेवल का पढ़ना चाहते हैं तो अच्छे लेवल की टर्म्स भी बोलना सीखना पड़ेगा। तो जीएजी में जब म्यूटेशन होते हैं और ये कन्वर्ट हो जाता है जी में, मतलब ए से यू में कन्वर्जन हो रहा है, ये बात याद रखिएगा। ए की जगह क्या आ जा रहा है, यू। तो ये जीएजी जो था ये ग्लूटामिक एसिड बना रहा था, और जीयूजी जो है वो वेलाइन नाम का अमीनो एसिड बना रहा है। तो 6th पोजीशन पे, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी पोजीशन में जहां पर ये वाला अमीनो एसिड आना चाहिए था, ये वाला अमीनो एसिड ना आके ये वाला अमीनो एसिड आ जा रहा है। जैसे ही ये वाला अमीनो एसिड आता है वेलाइन की वजह से हीमोग्लोबिन की बीटा चेन का स्ट्रक्चर बदल जाता है, और बीटा चेन का जब स्ट्रक्चर बदल जाता है तो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बदल जाता है। हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बदलते ही जो आरबीसी का शेप होता है वो इस तरीके का हो जाता है। अब सवाल यह है कि इसी तरीके का क्यों हुआ, कोई और भी तो शेप आ सकता था। तो उसका जवाब देता हूं। क्या ये आप लोगों ने नोट कर लिया? अभी यहां पर कोई दिक्कत है किसी को? यस सर। नो सर। अभी अभी तो कोई दिक्कत नहीं है ना? किसी को नो कोई सर। क्वेश्चन है इसमें? आगे आगे देखें। यस सर। देखिए अब एक बड़ी मजेदार बात बताता हूँ इसमें। जब पढ़ ही रहे हैं तो फिर दोबारा, क्योंकि रिपीट नहीं करेंगे ना हम एक टॉपिक को, जो जो टॉपिक पढ़ते जाएंगे बस वो परमानेंटली छपता चला जाएगा। सब लोग स्वामी विवेकानंद की तरह बस बन जाओ, एक पन्ने को जिंदगी में एक ही बार पढ़ते थे, वो दोबारा कभी नहीं पढ़ते थे। तो इस तरीके से पढ़ो कि वो कभी रिपीट ना हो। तो आपको इतने पूरे चैप्टर में, इतने पूरे पेज में यही तो याद रखना है बस, कि क्रोमोसोम नंबर 11, 6th पोजीशन, ग्लूटामिक एसिड से वेलाइन, ग्लूटामिक एसिड के लिए GAG, गैग से गग, याद रखिएगा, गैग टू गग म्यूटेशन। बस इसमें आपका पूरा कंप्लीट हो गया है सिकल सेल एनीमिया। अब होता क्या है, देखिए, जब हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल इस तरीके का है, मान लीजिए ऐसा मॉलिक्यूल था। अब ये मॉलिक्यूल क्या होता है, आरबीसी के अंदर बिखरा रहता है नॉर्मली। जब सिकल सेल एनीमिया होता है तो ये हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल क्या करते हैं, एक दूसरे से चिपक के इस तरीके से एक लंबा चेन पॉलीमर स्ट्रक्चर बना देते हैं, ठीक है। तो वो बाहर का जो आरबीसी का थैला होता है उसको भी उसी शेप में कन्वर्ट कर देते हैं। समझ में आया? तो ये इसीलिए सिकल सेल एनीमिया कहलाता है। तो यहाँ पर ये सिकल सेल एनीमिया कंप्लीट होता है। आगे जब भी सिकल सेल एनीमिया के बारे में हम पढ़ेंगे, जब भी आएगा तब फिर से पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए इसको यहीं पर रोकते हैं। तो यहां तक कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर। अब आ गया? ठीक है, चलो, सिकल सेल एनीमिया कंप्लीट। आपके 2 क्वेश्चन पक्के हो गए एग्जाम के लिए। इसमें से 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, एक तो पूछा ही जाएगा, लेकिन कभी कभी क्या होता है, एग्जामिनर अच्छे मूड में होता है तो वो 2 क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, अब हम इसको पढ़ते हैं आगे। अच्छा, अब एक नई टर्म सीखते हैं। आपको ये पता है, ये टर्म नाम सुना है, जीनोम? नाम सुना है इसका, जीनोम? किसी को पता है कि जीनोम किसको बोलते हैं? पहली बात तो ये है कि पहला क्वेश्चन ये है आप लोग के लिए, क्या आपको पता है जीनोम क्या है? जी। जीनोम पता है? देखो, सुनो सुनो सुनो, मेरी बात सुनो, ठीक है। या तो आपको पता है या तो आपको नहीं पता है, ठीक है। बीच की नॉलेज आपको बर्बाद करेगी। अगर नहीं पता है, जरा सा भी डाउट है, तो सीधे तपाक से बोलो नहीं पता है। ठीक, आप लोग यहाँ सीखने के लिए बैठे हैं। तो पता है जीनोम? नो सर, ध्यान नहीं आ रहा। ध्यान नहीं आ रहा? ठीक है, चलिए, कोई बात नहीं, हो सकता है अभी मैं पढ़ाता हूँ। देखिए देखिए, हमारा एक सेल होता है, ठीक है। हमारे सेल में मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था 46 क्रोमोसोम्स होते हैं,
होते हैं, ये तो पता है ना, ह्यूमन सेल में 46 क्रोमोसोम होते हैं। यस सर। 23 हमको कहाँ से मिलते हैं? मदर से। और 23 हमको कहाँ से मिलते हैं? फादर से। ये भी पता होगा आपको। यस। तो इसी बात को दूसरे तरीके से कैसे कहा जाए कि एक ह्यूमन बॉडी में क्रोमोसोम के 2 सेट प्रेजेंट होते हैं, एक सेट हमको मदर से मिलता है और एक सेट हमको कहां से मिलता है? फादर से। ठीक है, तो ये जो एक सेट होता है क्रोमोसोम का, ठीक है, एक सेट जो होता है इसको बोलते हैं हैप्लॉइड सेट। क्या बोलते हैं? हैप्लॉइड सेट। ये एक हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स है और ये भी एक हैप्लॉइड सेट क्रोमोसोम है। ठीक है, जब ये दोनों जुड़े तो डिप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम बन गया, 2n। इसको हम n बोलते हैं, हैप्लॉइड। इसको भी क्या बोलते हैं? n। ठीक, इस हैप्लॉइड सेट में टोटल जितनी भी जीन्स प्रेजेंट होती हैं उसी को जीनोम बोल दिया जाता है। तो जीनोम का मतलब यह होता है ऑल हैप्लॉइड डीएनए ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। लिख लीजिए इसको, ऑल हैप्लॉइड डीएनए ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जितना भी हैप्लॉइड सेल में डीएनए होगा, डिप्लॉइड की बात नहीं कर रहा हूं मैं, फिर से बताऊं या आ गया समझ में? हैप्लॉइड डिप्लॉइड तो पता होगा या वो भी नहीं पता है? पता है सर। पता है ना? ठीक है, तो हैप्लॉइड में जितनी भी जीन्स प्रेजेंट होती है, जितना भी डीएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है, उसको उस ऑर्गेनिज्म का जीनोम बोल दिया जाता है। इसीलिए जीनोम की सीक्वेंसिंग की जाती है। जीन, समझ रहे हो? एक सेल लेंगे, सेल के क्रोमोसोम्स को अलग, मतलब क्रोमोसोम्स को हम अलग अलग सेट्स में तोड़ देंगे, 2 सेट्स में, और एक सेट को चुन लेंगे, उसमें जितनी भी जीन प्रेजेंट होती है उनको सीक्वेंस किया जाता है, इसीलिए जीनोम सीक्वेंसिंग बोला जाता है। तो हैप्लॉइड सेट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीनोम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी पूछा गया है एक बार एग्जाम में। ठीक है, चलिए इसको मिटा दूं। यस। यस सर। अब जीनोम सीक्वेंसिंग, जैसे मैंने आपको बताया, ये पता लगाना होता है कि इसमें कितनी जीन्स हैं, कौन सी जीन्स कहां पर प्रेजेंट है और किस जीन का क्या काम है। ठीक है, जैसे ह्यूमंस हैं, क्या है? ह्यूमंस। ह्यूमंस में टोटल 46 क्रोमोसोम हुए। 46 क्रोमोसोम को हमने 2 सेट में बांट दिया, 23 प्लस 23 के, तो ये हमको क्या मिल गया? हैप्लॉइड सेट। अब इसमें टोटल जितनी भी जीन्स हैं, टोटल जीन्स या फिर टोटल डीएनए, इसी को हम क्या नाम दे देते हैं? जीनोम। ये इसका जीनोम है। तो जीनोम को जब हम सीक्वेंस करते हैं, क्या करते हैं? सीक्वेंस। तो हम क्या क्या पता लगाते हैं कि टोटल कितनी जीन्स हैं, उनकी पोजीशन कहां पर है, कि कौन से नंबर के क्रोमोसोम में प्रेजेंट है, पी आर्म में प्रेजेंट है या क्यू आर्म में प्रेजेंट है, उन जीन्स का फंक्शन क्या है, कौन सा प्रोटीन बना रही है। तो सारी इंफॉर्मेशन जब हम पता करते हैं उसको जीनोम सीक्वेंसिंग बोलते हैं। आपको पता है पहला ऑर्गेनिज्म कौन था जिसका पूरा जीनोम सीक्वेंस किया गया था? उसका नाम था हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। उसका नाम था, याद रखिएगा, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ये एक वायरस होता है। 1995 के आसपास इसका पूरा डीएनए, इसका पूरा जीनोम सीक्वेंस कर लिया गया था। पता लगा लिया गया था कि इसमें कितनी जीन्स होती हैं और कौन सी जीन का क्या काम होता है। तो ये पहला ऑर्गेनिज्म था इस धरती पे जिसका सबसे पहले जीनोम सीक्वेंस किया गया था। ये इन्फ्लुएंजा वायरस होता है जो आपको जुकाम देता है। जुकाम होता है ना हम सबको, तो वो इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से होता है। यही इन्फ्लुएंजा वायरस जब आगे चल के थोड़ा बिगड़ा, हमने उसको कोरोना का नाम दिया उसके स्ट्रक्चर की वजह से। तो जनरली वो इन्फ्लुएंजा का ही वायरस होता है, इन्फ्लुएंजा। तो ये बात याद रखिएगा। नोट कर लिया? यस सर। ठीक है, इसको भूलिएगा मत। हाँ, आप लोग यही टाइम पे फ्री होते हैं या दूसरा टाइम भी चुन सकते हैं हम? क्लास के लिए
सर ये टाइम ठीक है। ये टाइम ठीक है? यस ठीक है सर। फिर, ठीक है, चलिए यही टाइम सही है, इसी को कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, जैसे हमने इन्फ्लुएंजा वायरस का जीन सीक्वेंस किया ना, उसी तरीके से बारी आई ह्यूमंस की। तो ह्यूमंस का जब किया तो उसको ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट नाम दिया गया। उसको क्या नाम दिया गया? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ठीक है। इस प्रोजेक्ट की खासियत ये थी कि इसका काम था पता लगाना कि मनुष्य में कितनी जीन होती हैं, कौन सी जीन कहाँ पर प्रेजेंट होती है, और कौन सी जीन कब एक्टिव होती है, कौन सा प्रोटीन बनाती है। तो सारी जानकारी जितनी भी डीएनए के अंदर होती है वो पता लगाना काम था। 1990 में ये स्टार्ट हुआ था, ये बात याद रखिएगा, और 2003 तक ये चला। वैसे ये इंफॉर्मेशन गलत है, बुक पे तो ऐसा ही लिखा है, मेरी जानकारी में ये काफी लेट तक चला, 2011-12 तक चलता गया, और फिर भी ये पूरी अच्छी तरीके से नहीं हुआ। इसमें अभी भी काम थोड़ा बहुत होता है, लेकिन ऑफिशियली 1990 से 2003 तक ये चलता रहा। तो ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की बात थी। कर लिया नोट? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ठीक है। अच्छा, अब आप एक बात बताइए मुझे, आप लोगों ने एक ये सुना है मॉडलिंग? मॉडलिंग जो लोग करते हैं, मॉडल होते हैं ये हीरो हीरोइन लोग, फिल्म स्टार जो होते हैं, मॉडलिंग। ये मॉडल क्या होते हैं, मॉडलिंग क्या करते हैं, थोड़ा इस बारे में बताता हूं मैं आपको। जैसे कोई एक बंदा है, इसने फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया। किसका किया? फैशन का। ऑल राइट। फैशन डिजाइनिंग का जब इसने कोर्स कर लिया तो इसने क्या किया? कैंची पकड़ी, कपड़ा काटा और सिलाई मशीन से एक ड्रेस तैयार कर दी। ओके। हम ड्रेस को इस तरीके से बना देते हैं, ठीक। ये ड्रेस इसने तैयार कर दी एक। अब ये जब ड्रेस तैयार करेगा तो ये क्या चाहेगा कि पूरी दुनिया मेरा ये कपड़ा देखे। अब ये किसी दुकान में अगर रखवाएगा तो लिमिटेड लोग देखेंगे, तो ये ढूंढेगा एक फेमस पर्सनल को, एक फेमस जो हो। तो फेमस पर्सन जो होते हैं उनको ये कपड़ा पहना के दुनिया के सामने, कैमरे के सामने घुमाएगा। तो वो जो फेमस पर्सन होगा वो कहलाएगा मॉडल, और वो इस व्यक्ति के लिए क्या कर रहा होगा? मॉडलिंग कर रहा होगा। याद रखिएगा। तो ये एक मॉडलिंग का कॉन्सेप्ट होता है। ये आपको बताने के पीछे तर्क ये था कि जेनेटिक्स के अंदर भी यही होता है, सेम लेबोरेटरी के अंदर, जेनेटिक्स के अंदर मॉडलिंग होती है। कैसी मॉडलिंग होती है? मान लीजिए मैं एक साइंटिस्ट हूं और मुझे एक्सपेरिमेंट करना है, तो मुझे जेनेटिक्स के एक्सपेरिमेंट करने हैं। तो सबसे पहले मुझे एक ऑर्गेनिज्म चुनना होगा कि मैं अपने जेनेटिक्स के एक्सपेरिमेंट किस पे करूंगा। तो ये चुनाव सबसे अहम चुनाव होता है, क्योंकि अगर मैंने कोई इस तरीके का ऑर्गेनिज्म चुन लिया जो बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो मेरे जेनेटिक के एक्सपेरिमेंट सफल नहीं हो पाएंगे उतनी अच्छी तरह। तो हम जिन ऑर्गेनिजम्स को चुनते हैं, जिन पे जेनेटिक्स के एक्सपेरिमेंट करते हैं, उनको बोल दिया जाता है मॉडल ऑर्गेनिजम्स या फिर मॉडल। याद रखिएगा। तो जेनेटिक्स के अंदर कुछ चुनिंदा मॉडल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जिसमें पहला नाम सबसे पहले आता है ई कोलाई। नाम सुना है आपने ई कोलाई का? ये एक बैक्टीरिया यस सर, होता है। बैक्टीरिया है। इसका फुल फॉर्म मुझे कोई बता दे, इसका कोई फुल फॉर्म बता दे। यही होता है, एस्केरेचिया Yes, sir. कोलाई। आपके टीचर्स पढ़ते हैं इसको एस्चेरेचिया कोलाई। इसका सही Yes. प्रोनाउंसिएशन होता है एस्केरेकिया, एस्केरेकिया। ठीक है। ये एक बैक्टीरिया है और सबसे ज्यादा अधिक इसी पे एक्सपेरिमेंट हुए हैं, ई कोलाई बैक्टीरिया पे, पहला मॉडल ऑर्गेनिज्म। दूसरा जो मॉडल ऑर्गेनिज्म होता है वो होती है यीस्ट, यीस्ट के सेल। यीस्ट एक तरीके की फंगस होती है। यीस्ट जो ब्रेड में पड़ती है, आपको पता होगा, आटे में डाला जाता है फर्मेंटेशन के लिए।
यीस्ट के बारे में तो जानकारी होगी आप लोग को। यस सर। हाँ, तो ई कोलाई पहला मॉडल ऑर्गेनिज्म हो गया, दूसरा मॉडल ऑर्गेनिज्म यीस्ट है। तीसरा मॉडल ऑर्गेनिज्म जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसका नाम होता है ड्रोसोफिला, जिसपे बहुत से साइंटिस्ट ने काम किया था। ड्रोसोफिला मिलेनोगैस्टर, मिलेनोगैस्टर। ड्रोसोफिला का कॉमन नेम क्या होता है, कोई मुझे बताएगा? ड्रोसोफिला का कॉमन नेम, ये तो साइंटिफिक नेम है, इसका कॉमन नेम होता है फ्रूट फ्लाई। क्या होता है? फ्रूट फ्रूट फ्लाई। क्या आप लोगों में से किसी ने फ्रूट फ्लाई देखी है? ड्रोसोफिला को देखा है? नहीं देखा? नो सर। मैं बताता हूँ। आप लोगों के घर में कूड़ादान है रसोई में? होगा सभी के ऑब्वियसली, ठीक है। जी सर। तो आपने कभी वहां पर मक्खियों को उड़ते हुए देखा है? देखा होगा ऑब्वियसली। यस सर। एक एक मक्खी होती है बड़े साइज की जो बड़ी जल्दी जल्दी उड़ती है, और एक स्लो मोशन वाली मक्खी होती है जो थोड़े छोटे साइज की होती है, जो धीरे धीरे उड़ती है, भिनभिनाती रहती है, बहुत ज्यादा होती है वो। तो वो ड्रोसोफिला होता है। ये बात याद रखिएगा। अब नहीं देखा है तो अब नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चौथा मॉडल ऑर्गेनिज्म जो है वो है माउस, चूहा, सफेद रंग का। इसमें भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं। पांचवा जो मॉडल ऑर्गेनिज्म है वो है जेब्रा फिश। जेब्रा फिश, जेब्रा फिश इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि आपने नाम सुना होगा, एक जेब्रा एनिमल होता है। जेड फॉर जेब्रा हम बच्चों को पढ़ाते हैं ना, धारियों वाला, सफेद काले रंग की। तो ये मछली की जो होती है बिल्कुल उसी की तरह दिखती है, उसमें धारियां होती हैं ब्लैक एंड व्हाइट, इसीलिए उसका नाम होता है जेब्रा फिश। जेब्रा फिश का साइंटिफिक नेम होता है डैनियो रेरियो करके नाम होता है। आप लोग इसको बुक में देख लीजिएगा, कहीं इंटरनेट पे देख लीजिएगा इसका साइंटिफिक नेम। तो जेब्रा फिश आप याद रखिएगा। जेब्रा फिश मॉडल ऑर्गेनिज्म ज्यादातर डेवलपमेंटल बायोलॉजी के लिए होता है। डेवलपमेंटल बायो के लिए। डेवलपमेंटल बायोलॉजी क्या है कि एक स्पर्म जब ओवा से मीट करता है तो वो क्या बनाता है? जाइगोट। जाइगोट से आगे एडल्ट बनने का जो सफर होता है, फीटस आता है उसमें, ये सब ये डेवलपमेंटल बायोलॉजी है। तो ये सारे जो एक्सपेरिमेंट होते हैं, ये जितने भी एक्सपेरिमेंट हैं, ये जेब्रा फिश पे किए जाते हैं, क्योंकि एक एक सेल को आप ट्रेस कर सकते हैं इस वजह से। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि कौन सा मॉडल ऑर्गेनिज्म है जिस पे डेवलपमेंटल बायोलॉजी के एक्सपेरिमेंट हुए हैं। तो उसका आंसर है जेब्रा फिश, डैनियो रेरियो करके इसका नाम होता है, याद रखिएगा। आखिरी मॉडल ऑर्गेनिज्म 6th नंबर का जो होता है, एक छोटा कीड़ा होता है, निमेटोड बोलते हैं उस कीड़े को बायोलॉजी में, आगे मैं आपको सब बताऊंगा। उसका नाम होता है सी एलिगेंस। सी एलिगेंस नाम का छोटा सा एक कीड़ा होता है। अब जेनेटिक की मोस्ट ऑफ द रिसर्च जो है वो सी एलिगेंस पे ही होती है, ये बात याद रखिएगा। सेल सिग्नलिंग बेसिकली एक टॉपिक होता है। सेल सिग्नलिंग मतलब हार्मोन्स कैसे काम करते हैं, जो किस तरीके से काम करते हैं, तो ये सी एलिगेंस पे एक्सपेरिमेंट होता है। तो टोटल मॉडल ऑर्गेनिज्म कितने पढ़े हमने? 6 मॉडल ऑर्गेनिज्म। पहला है इकोलाई नाम का, दूसरा है यीस्ट, तीसरा है ड्रोसोफिला मिलेनोगेस्टर, चौथा है माउस, पांचवे है फिश, जेब्रा फिश, और छठा है सी एलिगेंस। तो यहां पर किसी को कोई दिक्कत नो सर। नहीं है? आ गया समझ में? ठीक है, इसको मिटा दें? मिटा दें? यस सर। ठीक है, ठीक है। अब किसी के मन में कोई क्वेश्चन है? 5 मिनट हम थोड़ा सा, ये 1 ही घंटे की आज क्लास करेंगे। 5 मिनट हम आपसे इंटरेक्शन कर सकते हैं। सॉरी। अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप बेझिझक पूछिए बायोलॉजी के अंदर। अभी जो टॉपिक पढ़ाया उसमें किसी को कोई दिक्कत हो? सिकल सेल एनीमिया आ गया सबको?
ठीक है, फिर चलिए इसको आज स्टॉप करते हैं, इस सेशन को। आपसे कल मिलेंगे इसी समय में। थैंक यू। चलो मैं खाना बना रही हूँ।